इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय अति अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने द्वारा देखे गए, सुने गए, पढ़े गए विषयों को अच्छी तरह याद में रख सकते हैं। सोच कर देखिए, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको आपका नाम याद होता है, आपको आप कहाँ रहते हैं ये स्मरण में रहता है, आपको ये याद रहता है कि आपके पिता कौन, माता कौन। कोई व्यक्ति सामने आए तो आपको ये पता चलता है, यदि चिर परिचित हो, कि ये है कौन। ये सारी जो किमिया है, जादू है, ये सारी स्मरण शक्ति की जादू है। स्मरण शक्ति कोई गॉड गिफ्टेड ही हो ऐसा नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा भी इसको अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जिनके पास गॉड गिफ्ट है हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिनके पास गॉड गिफ्ट नहीं है उन लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जिससे हमारे स्मरण शक्ति में अच्छी तरह से विकास हो सके। वैसे बहुत स्पष्ट है कि विस्मरण मनुष्य का स्वभाव है। कर्म सिद्धांत की बात करें तो ज्ञानावरण कर्म का उदय आता है और मनुष्य भूलता है। भूलने की भी अपनी एक व्यवस्था है। शीघ्र में नहीं भूलता, एकाएक नहीं भूलता, कुछ कालांतर की आवश्यकता होती है विस्मरण के लिए। उस काल से पहले यदि हम उसे दोहरा लेते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो अध्ययन कैसे करें? अध्ययन करने वाले के मन में एकाग्रता को उत्पन्न करने की विधियां क्या हो, अध्ययन हेतु आदर्श वातावरण क्या हो, आदर्श आहार क्या हो, ये सारे आज की चर्चा का अपन विषय रखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अध्ययन की पहली विधि क्या है। तो सबसे पहले मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण जगना चाहिए जिसको हम जानना चाहते हैं। मुझे क्रिकेट अच्छी लगती है, तो कोई भी क्रिकेट का मैच हो रहा है तो मुझे उसको देखने में, उसको मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। खिलाड़ी के रिकॉर्ड याद रहते हैं, जबकि उस खिलाड़ी के रिकॉर्ड से मुझे को कोई लाभ नहीं है ना। मुझे मूवी अच्छी लगती है तो मुझे मूवीज़ की स्टोरियाँ, मतलब आप सोचो, मैंने पहली बार मूवी देखी है, 3 घंटे की मूवी है और पूरे डायलॉग डिलीवरी में कर सकता हूँ, पूरी स्टोरी में आपको सुना सकता हूँ। प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? कुछ गाने ऐसे होते हैं, मैंने एक आध बार ही सुना है, लेकिन जुबान पर ऐसे चढ़ गए कि मैं आते जाते गुनगुना रहा हूँ। कोई मुझे प्रेशर नहीं डाल रहा, बोल नहीं बोल रहा, लेकिन सहज में मेरे मुंह से निकल रहा है और वो इतने जल्दी याद हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने कभी सुनी है। मेरा फेवरेट गीत है, सालों से नहीं सुना है, अभी कहीं रेडियो पर लगते ही मेरे मन में आ जाता है कि ये मैंने उस पिक्चर में देखा था या मैंने वहां सुना था। प्रश्न ऐसा कैसे हुआ? अगर मेरे पास स्मरण शक्ति नहीं थी तो ये स्मरण में कैसे रहा? क्योंकि वो विषय मेरे लिए इंटरेस्टेड था। तो पहले तो विषय को आवश्यक बना लो, पहली विधि। सामान्य रूप से मैंने क्या देखा
अब देखिए, मैं तो पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने छात्र वर्ग होता है। अब उनके दिमाग में एक होता है कि ये विषय हमको समझ में आएगा क्या। अब आदि शक्ति हमारी नकार में चली गई, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बैठो कि नहीं बैठो, नहीं ये विषय बड़ा कठिन होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आएगा, अथवा मेरे क्या लाभ का। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महाराज, आप महाराज हैं, आपको गणित काय के लिए पढ़ना है, आप गणित पढ़ने का लाभ क्या है। मैंने कहा आपको लगता है लाभ नहीं। बोले आपको हिसाब करना। मैंने कहा हाँ, दुकान का नहीं करना है, लेकिन आपको पता है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व, ये जो 8 मार्गणाएं हैं, मतलब 8 इसको कहा है अनुयोग द्वार। धवला की पहली पुस्तक में यानी षटखंडागम में जीवस्थान में इसको अनुयोग द्वार कहा है, मतलब खोजने के माध्यम। उसमें मुझे संख्या चाहिए, अब संख्या चाहिए तो संख्या के लिए गणित चाहिए, मतलब मुझे जितना गणित चाहिए उतना तो मेरे किसी लौकिक शिष्य को नहीं चाहिए। तुमको कितना गणित चाहिए बेटा, 1000 का स्क्वायर, 10,000 का स्क्वायर, लाख का स्क्वायर। मेरे यहाँ शुरुआत होती है असंख्यात का असंख्यात्वा भाग, संख्यात से संख्यात का गुणा, अनंत से अनंत का स्क्वायर। तो आपको लगता है कि वो विषय मेरे योग्य नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना मैं करना योग नहीं पढ़ पा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, एक सूत्र बता रहा हूं तत्वार सूत्र का, भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भागः। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। ये उत्तर आता है 526 6/19। अब आप मुझे बताइए मैं कैसे निकालूं। तो सबसे पहले मुझे जम्बू द्वीप के स्थान पर 1 लाख योजन रखना पड़ेगा, उसको 190 से भाग देना पड़ेगा। अब मुझे अगर गणित नहीं आता है तो बताइए मैं ये निकाल सकता हूं? तो आपको लग रहा है मुझे गणित आवश्यक नहीं है, मुझे तो बिल्कुल गणित आवश्यक है। तो पहले तो जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं पहले उसको आवश्यक बनाओ, ये आपकी पहली शर्त है। जैसे ही आपने उसको आवश्यक बनाया, उसका फायदा ये हुआ कि उसको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आया। जब तक, देखिए एक बात आपको कहूँ, जैसे मैंने श्वास नहीं ली तो मुझे छटपटाहट आती है, मैंने भूख नहीं ली तो एकदम मुझे चक्कर आती है, मैंने पानी नहीं पिया तो गला सूखता है। कारण जानते हो? ये मेरे लिए आवश्यक है। मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने मान रखा कि मेरे लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, जब आवश्यकता नहीं होती तो इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता तो टाइम नहीं निकलता। फिर ये होता है हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें। इंटरेस्ट आने के बाद फिर टाइम निकल आते, फिर रात को भी निकल आते, दिन में भी निकल आते। तो पहले तो आवश्यकता तैयार करो कि मुझे ये विषय पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो जो भी विषय आप पढ़ना चाहते, देखिए स्मरण शक्ति के लिए तो हजारों विषय है, बल्कि लाखों, हजारों भी कहना बेकार है, लाखों विषय। मतलब डॉक्टरी ही करना हो तो 1700 प्रकार की डॉक्टरियां हैं। कोई केवल सिर दर्द पर काम कर रहा है, मतलब सिर के विषय पर काम कर रहा है, कोई केवल पेट के विषय में काम कर रहा है, कोई केवल टूल टेस्टिंग के संबंधित जानकारी ले रहा है। मतलब तरह तरह की विधियां है ना। तो हम जिस विधि में सीखना चाहते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो पहले तो उस सब्जेक्ट को आवश्यक बना दो। आपको ये बता रहा हूं कि जब हम गुरु चरणों में पढ़ते थे, मतलब हेमसागर जी ने तो हमको रटाया, याद कराया, सन्मति सागर महाराज ने आवश्यकताएं क्रिएट की। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये उत्पन्न किया कि ये नहीं आता है तुमको, इसका अर्थ है कि तुम अपने संयम के पालन में सफल नहीं हो सकते। हाँ, हमको जीवकांड पढ़ने में रुचि नहीं थी, बस हमको तत्वार सूत्र आता है, इससे हमारा काम चल जाएगा। एक दिन महाराज ने कहा बेटा मूलाचार ले आओ। मूलाचार लेके गए,
बोले इसमें अहिंसा महाव्रत का लक्षण देखो, तो लिखा है उसमें मर्गणास्थान, जीव समास, पर्याप्ति, कुल आयु इत्यादि के द्वारा जीवों को जानकर। तो बोले बेटा ये सारी जानकारी तुम्हारे पास है? मैंने कहा नहीं है। नहीं है तो फिर आपका अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? और अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा तो आपका बाकी महाव्रत कैसे पलेंगे? तो मैंने कहा जीवकांड तो पहले पढ़ता हूँ। आवश्यकता क्रिएट की, अब वो मेरी जरूरत हो गई, आप समझ रहे ना, अब मुझे जीवकांड पढ़ना है। अब महाराज ने कहा जीवकांड तो पढ़ लोगे बेटा, लेकिन जब वो प्रकरण आएगा 84,000 गुणों का, 18,000 शीलों का, ये सारे भंग कैसे निकालोगे, उसके लिए तो गणित चाहिए। तो हमने कहा ठीक है गणित पढ़ते हैं। बोले लोगों का उत्तर देने के लिए आपके पास न्याय नहीं हो तो आप उनके उत्तर को व्यवस्थित रूप से नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा न्याय भी पढ़ना पड़ेगा। बोले ये सोच लो आप। वो आवश्यकता क्रिएट करते गए, वो मन में भूत डाल देते, ये नहीं करोगे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले व्याकरण नहीं आता, लिखोगे कैसे, पढ़ोगे कैसे, शुद्ध बोलोगे कैसे? अच्छा यदि शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो बताइए तुम्हारा शब्दाचार कैसे पलेगा, तुम्हारा ज्ञानाचार कैसे पलेगा? तुमको मुझे आचार्य बनाना है, ज्ञानाचार कैसे पलेगा? मैंने कहा ठीक है व्याकरण पढ़ लेते, फिर संस्कृत पढ़ा, प्राकृत पढ़ा, अपभ्रंश पढ़ा। हम तो मराठी वाले बच्चे थे। पहले तो आवश्यकता क्रिएट करो, जैसे आवश्यकता हो जाएगी आपके इसमें जगह मिल जाएगी। तो एक बात, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि वो आवश्यक रूप से स्वीकार करो। हमने क्या किया है, इसको शौकिया तौर पर कर लिया। एक तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, एक पेटी होती, पेटी की अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, या अपन कंप्यूटर की भाषा बोले तो हार्ड डिस्क होती, उसका डाटा स्टोरेज का एक निश्चित रूप अवधि है। अब हम उसमें क्या भर रहे हैं? हमने क्या किया, कुछ अतिरिक्त विषय भरने का प्रयत्न किया, स्पेस फुल। अब जैसे ही कोई आवश्यक वस्तु भरने का नंबर आया, वो कह रहा है यहाँ स्पेस नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते। तो पहले तो हार्ड डिस्क खाली रखो, ताकि जो विषय आप सीखना चाहते हैं उस विषय में आपकी व्यवस्थित पकड़ बन सके। तो आवश्यकता के बाद यह है कि आवश्यक विषयों को सोचो, खास तौर से अपध्यान हमारे जीवन का सबसे खतरनाक शत्रु है। बिना कारण कुछ गलत मेमोरियां भर रखी है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर मैं कैसे करूंगा। और उस गलत मेमोरी के कारण जब कोई अच्छी मेमोरी आती है तो हमारे पास स्पेस नहीं होता। इसलिए हमारी जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इसको आप स्वच्छ रखिए। जैसे अपन पेटी में जब कपड़े जमाते हैं तो उसको व्यवस्थित घड़ी घाल करके, मतलब व्यवस्थित इस्त्री वगैरह करके व्यवस्थित जमा करके रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टोर कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बीच में फंसा देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बीच में डाल देते हैं, कर लेते हैं अपन लोग एडजस्टिंग। ऐसी एडजस्टिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए। व्यर्थ विषयों से बचो। तो ये तो हुआ पढ़ने का तरीका, मतलब पढ़ने की कैसी व्यवस्था बनाई जाए। अब पढ़ने के जो घातक साधन हैं, मतलब जिस तरह से हमें बचना चाहिए, उनमें से सबसे पहले है वो है निराशा, हताशा। मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी शक्ति पर अविश्वास। पहली बात, कोई भी व्यक्ति सीख करके नहीं आता। सिंपली जिन महिलाओं ने पहली बार रोटी बनाई है उनके हाथ भी जले, उनके हाथ से रोटियां काली भी हुई है, मतलब जल गई है, सब कुछ हुआ है। आज वो इतनी पारंगत है कि किसी से बात कर रही है, मुंह इधर है, हाथ इधर है,
और फिर भी हाथ नहीं जल रहा है, रोटी कितने अंश में सीख रही है वो उनको समझ में आ रहा है, फटाफट वो बता रही है और बातें भी चल रही है। एक समय ऐसा आता है कि वो अभ्यास बन जाता है और एक्यूरेसी आती है। तो निराशा से बचने की बजाय, मतलब हताशा से बचने के स्थान पर ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने शक्ति पर विश्वास करें। मैं नहीं कर सकता, ये निगेटिविटी हमारे मन में नहीं आने दें। दूसरा ये है जो आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरों के नोट्स के बल पर खुद का अध्ययन कभी मत करना। हेल्प अलग चीज है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी शैली अलग है, मेरी शैली अलग है, तुम्हारी आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है। मैंने जिस दिन पहली बार डायरी लिखी है, तत्वार सूत्र की हर बात मेरे लिए नई थी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसमें सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन कैसे बना, मेरे लिए नई बात थी। तो मेरे गुरु ने बताया ये क है ना, क के आगे घोष वर्ण है ना, क का ग होगा कि नहीं, तो मैंने लिखा क का ग हुआ है। ठीक है, अब आज मेरे लिए वो नोट अच्छे हैं, मेरे लिए बेकार नोट है आज वो, अपनी खुद की नोट अपने को काम नहीं। हाँ नहीं आ रही है। अब वो नोट्स आप लेकर के बैठे, अरे भाई मैंने अपनी आवश्यकता, अपनी पात्रता के अनुसार नोट्स बनाए थे। मेरे नोट्स के आधार पर अभी ये हो रहा है कि ऐसा करो, आप अपना डाटा जो है हमको कॉपी करके दे दो। आजकल कॉपी भी क्या, हमने तो फोटो खींच लिया, हमारे पास मेमोरी में आ गए। ये अध्ययन की सबसे खराब विधि है। मतलब हमारे समय में चलती थी गाइड की व्यवस्था, और आपके समय में चल रही है मेमोरी स्टोरेज करने के लिए मोबाइल की व्यवस्था। हमारे गुरु महाराज कहते थे 100 बकी एक लिखी। जब मैं अपने हाथ से लिखता हूँ तो मुझे समझ में आता है मैंने क्या लिखा, कहाँ लिखा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों के नोट्स के आधार पर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। इसकी बजाय ज़्यादा अच्छा है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, दूसरी बात, आपने अपनी शैली में और अपने संकेत अक्षरों में नोट्स बनाए हैं। आपके अपने संकेत अक्षर है और मेरे अपने संकेत अक्षर है। मेरे यहाँ स का अर्थ सम्यक है, स का अर्थ सम्यक ज्ञान है, स का अर्थ सम्यक चारित्र है, स का अर्थ सम्यक तप है, स का अर्थ समता है, स का अर्थ सहनशीलता है। ऐसे कितनी चीजें बता दूं। अब आप क्या अर्थ कर रही है? आपके नोट्स तो गलत हो गए ना, धारणा ही गलत बन जाएगी, उसके आधार पर सारे नोट्स गलत हो जाएंगे। तो बजाय अच्छा है हम अपने नोट्स स्वयं तैयार करें, अपने शॉर्टकट स्वयं ढूंढें, मेरी आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, रटने के लिए पुस्तक का सहारा कभी ना लें, क्योंकि पुस्तक की शैली सार्वजनिक शैली होती है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। रटने के लिए पुस्तक का आशय हो और शब्द तुम्हारे हो, अपने शब्दों में ढाल लो। ये गाथा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे गद्य भाग की बात कर रहा हूं मैं। आपको मेरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब गड़बड़ी क्या हुई? गड़बड़ी ये हुई कि 25 लाइन का एक निबंध है, आपको 10 मार्क उसमें मिलने हैं। अब आपने क्या किया, 25 लाइन का निबंध पूरा याद किया, पूरा याद किया शब्द टू शब्द। जब आप उसको लिखेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या होगी, एक लाइन भी आपकी चूक गई तो लिंक खत्म हो गई, उसके बाद आप आगे पीछे हो गए। अब आप पुनः अपनी शैली पर नहीं आ सकते। तो बजाय आप 25 लाइन याद करने के, 25 लाइन का आशय याद करो और लिखने की शैली आपकी डेवलप करो। इसका एक फायदा क्या मालूम है? जो भी आपका परीक्षक होगा उसका दिमाग आपके लेख पर चला रहे। मैंने आपको पढ़ा और मुझे लग रहा है ये तो उस पुस्तक का लिखा हुआ है,
आखिर जिस पेपर को आप लिख रही है उसका तो मैं टीचर हूँ ना भाई, तो मुझे तो मालूम है इस पुस्तक में क्या लिखा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है इसने याद किया हो सकता है इसने नकल की हो। तो अब मेरे जो हाथ चलते हैं ना मार्किंग करने में, वो आपको अप्रामाणिक मान करके चलते हैं। लेकिन जब आप अपनी शैली में, अच्छा एक बात, मैं अपनी शैली में बेहतर लिख सकता हूं। मुझसे कई लोग कहते हैं आपकी शैली बड़ी टफ है। मैंने कहा वो मैं लिखता हूं इसलिए है, लेकिन मैं आपकी शैली में लिखने का प्रयत्न करूं ना तो मैं 4 लाइन नहीं लिख पाऊंगा। मैंने संत अमिताभ को पढ़ा है, बिल्कुल अचरजकारी शक्ति है, मतलब लिखने की जो शैली है बिल्कुल अलग है, पछती जाती है। मैंने कोशिश की कि मैं वैसा लिखूं। मैं शिवाजी सामंत से मिला, मेरे साहित्यिक जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव आए हैं जिसमें एक शिवाजी सामंत है, वो मेरे पास बैठा हुआ। मैंने मजाक मजाक में कुछ कह दिया तो बोले महाराज आपने मेरा दिल ऐसा तोड़ा जैसे शिवाजी ने किसी किले का बुर्ज तोड़ा हो। अब वो जो कुछ बोल रहा है ना वो ऐतिहासिक बात कर रहा है। किले के ऊपर का जो दरवाजा होता है वो जैसे तोड़ दिया वैसे आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मतलब वो जो भी बात करेगा उसमें ऐतिहासिक बात करेगा, उसमें वो इस तरह की साहित्यिक शैली का प्रयोग करेगा। एक उज्जैन के लेखक थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उनके लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला। 20 से 25 हजार ग्रंथ उनके लाइब्रेरी में होंगे। मैं गया, उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने कहा सर मैंने आपके संपादन की भी कई सारी पुस्तकें पढ़ी है, मुझे आपकी शैली बहुत अच्छी लगती है, तो क्या आप थोड़ा सा शैली का अनुभव कराएंगे। तो महाराज बोले आपको अगर अच्छा लेखक बनना है तो फिर मेरी शैली भूल जाइए। डायरेक्ट उन्होंने पहला शब्द ये बोला, मेरी शैली में लिखने जाओगे महाराज ये मेरा पुरुषार्थ है, मेरे संस्कार है, मेरा अभ्यास है। आपके पास तीनों भी नहीं होंगे, आप मेरी नकल करने के चक्कर में आप अपनी प्रतिभा भूल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी करो और आप अपनी एक शैली बनाओ, और जिस शैली में आप लिखोगे दुनिया आपको पसंद करेगी। मैंने स्वेट मार्डन को पढ़ा, जेम्स एलन को पढ़ा, लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा, खलील जिब्रान को पढ़ा, सबकी शैली अलग है। स्वेट मार्डन ऐसा लगता है जैसे आपस में बातचीत कर, अभी ज्यादा दूर क्यों जाओ, सहजानंद वर्णी की शैली देखो, गणेश प्रसाद वर्णी की शैली देखो, अलग ही लगेगी आपको, आकर्षित करते। सहजानंद वर्णी को पढ़ते समय आप कभी बोर नहीं हो सकते, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उनका विषय। आप कड़वे प्रवचन को ही देखो ना, क्या है, केवल 4 लाइनें, लेकिन बांध के रखता है। तो पहली बात है कि आप अपनी शैली में जाइए, मतलब कड़वे प्रवचनकार की शैली, मतलब तरुण सागर जी की शैली, ये उन्होंने अपनी ओर से निकाली हुई शैली है। अब मैं उनकी नकल करने जा रहा हूं, नहीं जमेगा। 4 लाइन में उतना बड़ा विषय। उन्होंने कहा कि अगर तुमसे किसी से कुछ भी हो जाए बातचीत बंद मत करो, यदि बातचीत बंद हो गई तो तुम्हारे रिश्ते बनने की सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने एकदम ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई तीर छोड़ा और आकर के दिल पर लगा, हटती नहीं नजर। तो ये उनकी शैली। तो जिसकी शैली करने दो, आपको नोट्स बनाने आप अपनी शैली में बोलो, आपको अगर गद्य याद करना तो अपनी शैली में करो। कुछ बातें हैं जो अलग अलग विषय है और अलग अलग प्रकार से याद किए जाते हैं, जैसे इतिहास है। अब इतिहास बोले तो कथाएं आ गई, काल्पनिक नहीं, घटित। अब आप समझ लीजिए 1857, एक सिंपल अपन उदाहरण लेते हैं। तो 1857 के हीरो कौन है? सबसे पहले मंगल पांडे, फिर पेशवा, पेशवा के साथ महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मतलब ये हीरोज है उस कहानी के।
अब इधर देखें तो अंग्रेज ये विलेन हो गया मेरे कहानी के। एक तो पार्ट्स हमारे फाइनल हो गए। अब थोड़ी सी तारीख और स्थान याद कर लो। स्टोरी याद नहीं करनी है, स्टोरी आप अपनी लिखो। आप देख लो, ये रटने में आपको ना तो ज्यादा समय लगेगा और ना ही आपको कोई कठिनाई होगी। लंबे लंबे पुराण है, महावीर चरित्र है, पार्श्वनाथ चरित्र है, आदिनाथ पुराण है, लंबे लंबे चरित्र है। करना क्या है, पार्ट से याद कर लो, एक सिचुएशन समझ लो। जैसे उदाहरण के लिए पंचकल्याणक क्या है, एक सिचुएशन हमने समझ ली। अब करना क्या है, महावीर के माँ का नाम, महावीर के पिता का नाम, महावीर के गांव का नाम, महावीर का जो भी जन्म वगैरह का नक्षत्र है या तिथि है वो डाल करके हमें बाकी सब पेस्ट ही तो करना है। अब इसकी जगह पार्श्वनाथ कर लो आप, पूरा चरित्र मैं आपको लिख कर देता हूँ पार्श्वनाथ का। करना क्या है, यही जो नाम है उतने पेस्ट करने हैं। विशेष कोई कथा आई है, जैसे महावीर की कथा में एक पार्ट बिल्कुल नहीं है कि उन पर कोई उपसर्ग हुआ ऐसा जो किसी देव ने किया हो। महावीर के इसमें उपसर्ग तो है, भाई ने किया है, देव ने नहीं किया है। देव ने और भाई में अंतर हो गया। तो हमने क्या किया, एक पार्ट अलग से याद कर लिया। महावीर के जीवन में ऐसी एक घटना नहीं है, वो है नाना के साथ वाद विवाद। महिपाल जो तापसी है वो पार्श्वनाथ के वो नाना है, लेकिन महावीर के जीवन में घटना हुई है जो पार्श्वनाथ के जीवन में नहीं है। सर्प के साथ क्रीड़ा, संजय विजय मुनि के साथ, मतलब संजय विजय मुनि का उनको देख करके वैराग्य का मतलब उनके ज्ञान की वृद्धि होना इत्यादि। तो हमने क्या किया, उतने पॉइंट को एक नया ऐड कर लिया। अब मेरा महावीर चरित्र पूरा हो। कल मैंने पार्श्वनाथ चरित्र बोला, आपने कहा वाह महाराज ने कितना अच्छा बोला। आज मैंने महावीर चरित्र बोला, आपने कहा बहुत अच्छा। देखो महाराज तो कितनी बातें कर रहे हैं। तो कुछ नहीं किया मैंने, बाकी बातें कॉमन है। कॉमन फैक्टर में मैंने क्या किया है, केवल शब्द बदले, शैली बदली, बाकी वो की वही रखा है। आप ये देखो, मल्लीनाथ पुराण भी सकल कीर्ति लिख रहे हैं, आदिनाथ पुराण भी सकल कीर्ति लिख रहे हैं। सकल कीर्ति का आदि पुराण भी है। दामनंदी आचार्य ने तो 6 पुराण लिखे, आदि पुराण, चंद्रप्रभ पुराण, शांतिनाथ पुराण, नेमिनाथ पुराण, पार्श्वनाथ पुराण, महावीर पुराण, 6 पुराण लिखे। बदला क्या है, उत्तर पुराणकार ने तो देख लो 23 तीर्थंकर का पुराण लिख दिया। बदला क्या, देख तो लो आप। फाइनल की एक शैली है कि मुझे इसमें ये वर्णन करना है, आगे बढ़ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि इतिहास याद करना हो तो आपको एक विशेष घटनाओं पर जोर देना है, उसके कारणों पर जोर देना है। बाकी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ऐसे साइंस पढ़ना हो, गणित पढ़ना हो, आप केवल समीकरण याद कर लीजिए, प्रयोग की विधि याद कर लीजिए। हाँ, समीकरण, चलिए मैं समीकरण बोलते बेटा, भी मैं बता रहा हूं। समीकरण का अर्थ होता है ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, या ये माइनस ये इज इक्वल टू ये। फार्मूले जिसको बोलते हैं, इसको वास्तविक भाषा में कहते हैं समीकरण। तो ये जो समीकरण है बहुत सरल से याद करने हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए मैं आपको एक दो सरल उदाहरण देता हूं। H2O इज इक्वल टू वाटर, ये अपन बिल्कुल एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, है ना। अब H2O2 इज इक्वल टू वाटर हमने कर दिया, थोड़ा सा प्रयोग की विधि हमने याद कर ली। अब हमको पूरा की पूरा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कहीं लगा दो। मतलब क्या हम उस सारे सब्जेक्ट को एक छोटे से सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। बस सरल सा विषय,
अब आप देख लीजिएगा, मैं आपको सरल सा बता रहा हूँ। 121 को मुझे 11 से गुना करना है। अब हमने केवल इसकी एक विधि याद कर ली, गणितीय फार्मूला बता रहा हूँ साइंस के बाद। आप क्या करो, पहला अंक जो की त्यों लगा लो, अंतिम अंक जो की त्यों लगा लो। अब बीच के जो अंक हैं उनको परस्पर में मिला दो। 2 और 1 3 होते हैं, हमने 3 लिख दिए। इधर भी 2 और 1 3 होते हैं, हमने 3 लिख दिए। ये हमारा उत्तर हो गया। अब मुझे 11 से करने के लिए कोई अलग सा फार्मूला बनाने की आवश्यकता ही नहीं बची। अब यदि ऐसे छोटे छोटे फार्मूले बताऊं गणित के, स्क्वायर करने के, क्यूब करने के, तो आपको लगेगा कि गणित इतना आसान है। हमने नाते पुते के शिविर में बच्चों को गणित पढ़ाया था। तो माँ ने कहा एक काम करो, महाराज विहार कर रहे हैं तो विहार में साथ चले जाओ, महाराज की सेवा भी हो जाएगी, आपका गणित पढ़ना भी हो जाएगा। 8-10 दिन महाराज के साथ रहे और बच्चे चले मेरे साथ। बड़ी सरल सी बात है। मान लो मुझे 28 का गुना करना है 22 से। मैं वो गणित नहीं करूंगा जो आपको पढ़ाया गया, 22 का 8 से गुना करूं, ये करूं ना। मेरे पास सीधा फार्मूला है। यदि दशक की संख्या समान हो, इकाई दशक की संख्या समान हो और इकाई का यदि प्लस करने के बाद 10 अंक आता हो, तो मेरा फार्मूला सब जगह लग जाएगा। करना क्या है, 8 को 2 से गुना कर दो, 16 हो गया। 2 को 3 से गुना करो, मतलब +1 कर दो। 2 में 1 3 और 3 गुणिले 2 6 हो गया। ये मेरा गणित हो गया। अब आप मुझे बताइए, मुझे याद करने की आवश्यकता क्या है? अब आप कुछ भी कर लो। मैं आपको एक बड़ा से बड़ा उदाहरण देता हूं 2 अंक का। 81 को 89 से गुना करना है। चूंकि लास्ट डिजिट 2 होने चाहिए, इसलिए मैंने 09 लिख दिया, क्योंकि 9 1 9 ही होता है ना। तो 09 करने बाद भी 9 हो गया ना, और 8 और 1 9, 9 8 72 हो गया। ये मेरा उत्तर हो गया। आप बताइए मुझे याद क्या करना है? अब मैं 9 आप क्या करेंगे, पहले 9 से 8 और 1 को, मतलब 1 और 8 को गुना करेंगे, फिर 8 से 1 और 8 को गुना करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। अब फिर उसमें इतनी बुद्धि लगाएंगे, ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे को अलग से बुद्धि कहीं और लगानी। इससे अच्छे काम में मैं लगा लूंगा ना। ये गणितीय विषय हो गया। बहुत इजी गोइंग है कि हम अपने बच्चों को सीधे तरीके से गणित सिखा सकते हैं, बजाय इतने लंबे चौड़े फार्मूले के। बात ये हुई थी कि हमको कहा गया कि 256 के, मैं एक सामान्य गणित बता रहा हूँ, 256 का 256 बार ये हो रहा है घात। पर इसका कोई फायदा नहीं स्कूल में। किसने बोला फायदा नहीं है? क्योंकि उनको तो पूरा ये चाहिए डिटेल, कैसा बनाए। कौन? हम डिटेल दे रहे हैं ना। ये डिटेल चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वजह बाकी डेरी से कहाँ से लाए, अरे मेरी बात सुनो, हम तो उसका तरीका देंगे ना भाई, उनकी शैली में ही देंगे। पहले तो अब 256 का ये है, अब इसको मुझे भाग देना है 256 का 128 से। अब बोलिए बेटा मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गणित कर दिया, सिंपल उत्तर आया। करके देख लेना आप पूरा प्रोसेस। 256 का घात है 256 और उसको भाग देना है 256 का घात है 128। नहीं समझेगा। नहीं, मतलब क्या? हमने घात को घात से भाग दिया, 128 को जब भाग दिया तो 2 बचा। 128 दूने 256। हाँ, उसको मतलब यहाँ 2 आ जाएगा 2 उत्तर। पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 आ जाएगा उत्तर।
मतलब एक 256 को नहीं 128 है। 2 पार्ट बना बहुत सिंपल बात, मतलब सिंपल ही देखिए, उत्तर में कंफ्यूज हो सकता हूँ मैं सिंपली आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सी बातें हम लोग इजी गोइंग सीख सकते हैं। स्टेप्स की बात अलग चीज है, स्टेप्स की बात अलग चीज है, स्टेप्स बनानी पड़ेगी। लेकिन स्टेप्स बनाने में एक बार आपके दिमाग में तो सेट हो गया ना कि उत्तर ठीक है। वही स्टेप्स सब जगह काम आएगी ना, हर बार के लिए अलग अलग स्टेप्स तो रेडी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, अलग अलग स्टेप्स रेडी करनी नहीं है। वही तो हम आपसे ये कह रहे हैं, आपको मतलब बेटा 1 से लेकर 1000 तक कोई भी गुणाकार करना हो, एक फार्मूले में हम आपको बिना पेंसिल हाथ से उठाए हम आपको गणित सिखा सकते हैं। 1 से लेकर 1000 तक का कैसा भी गुणाकार आपको करना है, कैसा भी भाग आपको देना है, कैसा भी आपको स्क्वायर करना है, 1000 गुणिले 1000 स्क्वायर करना है। अब मैं कितना गणित करूं बेटा? हमारे साथ तो बड़ी समस्या है, 343 घनराजू निकालना है, मतलब 7 गुणिले 7 गुणिले 7। बड़ी समस्या है। अब हम कर हर बात को गणित करने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमको। तो सेकंडों में गणित, जब धवला की तीसरी पुस्तक में पढ़ा रहा था संघ में, सारा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है मैंने कहा इतनी बुद्धि लगानी ही नहीं, शॉर्टकट में करो। आप कैसा विषय पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ आपके अलग अलग विषय। यदि आप कथा बना करके पढ़ते हैं, यदि आप इंटरेस्टिंग विषय में बढ़ा करके पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार कि एक बच्ची 5-6 साल की बच्ची, वो बोले कि मैं आज प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगा। मैंने कहा मैं पिंची नहीं लगाऊंगा। रोने लगी, नहीं पिंची लगानी पड़ेगी। मैंने कहा तेरे को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। तो बोले दे दो। मेरी भावना पर प्रश्न मंच था। वो बेटा एक लकड़ी ली, अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा ली और कूद रही है। और मेरी भावना याद करें, शाम को मतलब घंटा 1.5 घंटे की उसकी मेहनत, शाम को वो फर्स्ट नंबर पर आ रही है। जबकि सब बड़े बड़े लोग जिन्होंने मतलब कई सारे बार मेरी भावना पढ़ी, उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो हम मेमोरी को कैसे करते हैं, आकर्षक बना करके कैसे उसको पढ़ते हैं, शॉर्ट बना करके कैसे उसको पढ़ते हैं, हमको आना चाहिए। ग्रंथ बड़े नहीं होते, दिखने में बड़े होते हैं। शर्ट कैसे बनेगा जब शब्द छोड़ देंगे ना? नहीं, शब्द नहीं छोड़ेंगे। शर्ट कैसे बनेगा? हमने केवल भाषा अपनी पकड़ी है। गणित उसमें जो लिखा वो तो पढ़ेंगे ना। हाँ करो ना, हम आपको शॉर्ट बता देंगे। गणित में गणित बता देंगे, साइंस में साइंस बता देंगे, बताएंगे ना। ऐसा थोड़ी बोल रहे कि वो नहीं करेंगे, ले हमारी भाषा में बोलेंगे, पुस्तक की भाषा में नहीं। अब रही बात कोई गाथा वगैरह याद करनी है। अब महत्व की बात तो ये है, क्योंकि कल जो विषय निकला था, मैंने कहा था 8 से 10 हजार गाथाएं मैं कंटिन्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने याद कर रखी है। तो अब आप पूछेंगे कि 8 से 10 हजार गाथाएं याद करिए आप। कुछ अनुष्टुप छंद है, तो कुछ जो शार्दुल विक्रीडित, न स्नेहात् चरणम प्रयांते भगवन् पादद्वयम ते प्रजा, कुछ श्री छंद है, शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम, कुछ जो है वसंतिल का भक्तामर बड़ी प्रभाना, कुछ शिखरिणी है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो अलग अलग है ना। अब ऐसे कितने ही छंद बता दो और उसके कितने ही प्रमाण दे दो। चलिए, मूल बात ये है कि आप इनको कहाँ तोड़ सकते हो। क्या गा करके बोल सकते हैं, क्योंकि गाने में जल्दी याद होता है, जल्दी। तो आप तोड़िए और गाने में गाइए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, गाने में गाइए, याद हो जाएगा। कोशिशें करिए। यदि आपके बच्चे को अच्छा विद्वान बनाना हो, तो मैं एक नई तकनीक बता रहा हूँ आपको, बड़ी अच्छी तकनीक है। वो ये कि बच्चा जब सुबह की नींद में सोया हुआ हो, 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, इसको हमारे यहाँ पर मीठी नींद बोलते हैं। हाँ सुनो, ये आपके लिए है। जब बच्चा मीठी नींद में सोया हो, उसके सामने पाठ बोलिए। मैंने भक्तामर याद नहीं किया बेटा, मेरे पापा रोज जल्दी स्नान करते थे, वो घर में भक्तामर बोलते थे, काम करते जाते थे, भक्तामर बोलते जाते थे, जोर जोर से बोलते थे, मतलब पूरी गली सुन लेते। तो वो सुनते सुनते हमको याद हो गया नींद में।
हम जगह नहीं है। माइंड ज्यादा काम करता है। हाँ, माइंड ज्यादा काम करता है। बस ये है कि उठने के बाद एक बार आप केवल रिवाइज कर लो, एक बार पर्याप्त है। आप मतलब जितनी मेहनत आपको विषय कठिन समझने में हो रही है, वो कठिन विषय अगर आपको उस समय पढ़ाया जाएगा। अभी भी मुंगेर मठ में, कौन सा है? मुंगेर मठ ये बिहार में है, शिवानंद सरस्वती का हिंदू मठ है। उनके स्वामी आत्माभिषेक जी मेरे योग गुरु हैं। तो उनके मठ में आज ये प्रयोग होते हैं, और भी कई जगह ये प्रयोग होते हैं जहाँ पर इस तरह की विधि पढ़ाई जाती है। आपको लगता है ये विषय कठिन, पहले उनको तो जगने दो। वही तो मैं बोली अभी माता जी को बोले स्पेशल उसके लिए किसी को जग के उठ के बैठना पड़ेगा, वो सुनाना पड़ेगा। तो एक संस्कार बनते हैं, वो एक अच्छा टाइम होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह उठ करके याद करो। हमारे याद करने का टाइम था सुबह 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक। बड़े महाराज के पास बैठते थे और जोर जोर से याद करते थे। खूब याद किया है। तो ये एक व्यवस्था है। आप अच्छा निर्लज्ज होकर रटो। हम आपको बता रहे, तोते बन के रटना पड़ा है। जब व्याकरण पढ़ रहे थे, राम रामो रामा प्रथमा रामम रामो राम, अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, अभी भवती भवंता भवत भवसी भवता भवता भवामी भवाओ भवाम, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस इतना है, हमने अपनी अकल लगा ली थी। तीता अंति सीता था अमी अवाम, ये लगा लिया। अब भू धातु का भव होता है, शॉर्टकट बना लिया। अब बाकी हमने बना लिया। हंस का हंसी रहता है, तो वो जिसका आदेश होता है वो तो याद रखना पड़ेगा। उतना सा, फिर तो उतना ही याद रखना है ना, हाँ, ठीक है। उसके अतिरिक्त तो नहीं। हमने ऐसे ही शॉर्टकट ढूंढ, बेटा काम किए हैं, शॉर्टकट कैसे ढूंढे वो बता रहा। अब 123 के आसपास शब्द है संस्कृत में, इससे ज्यादा भी हो सकते, कम नहीं। अकारांत इकारांत उकारांत विकारांत वगैरह करते करते अब इतने याद करो और इतने सब, बड़ा टेंशन में बैठे। कोई शॉर्टकट ढूंढो। तो पहला शॉर्टकट देखा क्या, 2-4 शब्द सामने रखे। पहला शॉर्टकट देखा, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, प्रथमा और संबोधन का द्विवचन समान होता है। एक दिमाग में आ गया। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन समान होता है, समझ में आया। अकारांत छोड़कर पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान होता है, समझ में आ गया। अब मेरे को आप बोलो कितने शब्द याद करने हैं। अकारांत इकारांत उकारांत बोल दो, आप मैं फटाफट याद करके बता दूंगा। शॉर्टकट मेरे कब्जे में आ गया। अब मुझे उतना ही ध्यान रखना है कि द्वितीया याद नहीं करनी, द्विवचन, चतुर्थी पंचमी द्विवचन याद नहीं करना, सप्तमी द्विवचन याद नहीं करना है, संबोधन द्विवचन याद नहीं करना है। इतने शब्द कम हो गए, वैसे 24 शब्द थे, ऐसे कितने शब्द कम कर दिए। तो क्या हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं अपनी बुद्धि से? हमको जब नाम माला पढ़ाई तब समझ में आने, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बेटा देखो सीधी सीधी बात बताओ, पृथ्वी के नाम याद करो, उसमें जो है पति लगाओ तो राजा हो जाएगा। भूपति, भूमिपति, पृथ्वीपति, महीपति, राजा होता है। मैंने कहा ठीक। धर लगा दो तो पर्वत होता है, भूधर, धरणीधर, याद हो गया। तो हम जितने शॉर्टकट में याद कर सकते हैं हमें जल्दी याद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, दोहराव में प्रयोग करिए। और जैसे मैंने आज ही शायद सुबह बोला था, कल बोला था कि जितना मैं पढ़ करके नहीं सीखता उतना पढ़ा करके सीखता हूँ। बच्चों को आप देखना, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से पढ़ के आएंगे, मम्मी को सारा सुनाया, मम्मी 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 कैसे पूछते, आज क्या पढ़ाया है बेटा तुम्हारे टीचर ने, बस एक वाक्य बोला, बच्चा अपनी पूरी रामायण सुना देता है। आज मैडम ने ये बोला, मैंने ये बोला, मैंने ये उत्तर दिया, मैडम ने ये पढ़ाया, और वो पूरा कोर्स। आपको मालूम, इस दोहराट से मम्मी के एक वाक्य ने उसका पूरा रिवीजन करवा दिया। इसलिए यदि बच्चों के विकास की बात कर रहे हो तो माँ को थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा। मेरे जीवन की बहुत अनोखी घटना है। 2-3 साल की बच्ची बेटा मेरे पास रोते हुए आती है, महाराज क्या करूँ, मेरे को कल जो है होमवर्क देना है। मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी टीवी के सामने बैठी, तो उसने मेरे को 2 चाटे मारे।
हाँ, तो वो समझता नहीं मैं टीवी देख रहे, बाद में आना। तो बोले महाराज आप करा दोगे मेरा होमवर्क? तो मैंने कहा बैठ जाए। मैंने होमवर्क करा, मैं रोज आपके पास बैठूंगी। अब मैं हो गया उसका गुरु। हाँ ये मेरे महाराज। अब एक दिन रात को कहे मैं महाराज के पास से सो गई। आखिर वो उसको वहां सुला दिया गया और उसको माँ उठा करके ले गई रात को। मैं महाराज कुछ, और मैं निकला ना उस गांव से तो सबसे ज्यादा रोने वाली बच्ची वही थी। मेरा होमवर्क कौन कराए? उसकी माँ कहे महाराज आपसे कितनी जुड़ गई। मैंने कहा ये सोच कि तेरे से क्यों टूटी। मैंने कहा मेरी आवश्यकता अगर तेरे से ज्यादा लग रही है तो तेरे लिए घातक है। और यही कारण है कि बच्चे पदभ्रष्ट होते हैं, क्योंकि उनको दूसरे आवश्यक लगते हैं और माँ बाप विलेन लगते हैं। आगे जाकर के भागने में काम आती ये सोच। हमारी मम्मी क्या करती थी मालूम है? आता जाता कुछ नहीं था, दरी बिछाई, तीनों भाई बहन को बिठा करके तू इनको समझा, वो तू पार्ट ले और तू भी अभ्यास कर, मैं बैठ करके देख रही। ना ट्यूशन लगी, ना गाइड्स आए। मेरी 10वीं हो गई, मैं निकल गया। मेरे बाद मेरी बहन की 10वीं हो गई, उसके बाद मेरे भाई की 10वीं हुई। मतलब भाई तब मैं जब 10वीं में था, मेरी बहन 8वीं में थी, भाई 5वीं में था। कोई टीचर नहीं लगा है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं आई हैं, काम चल गया। तो कई सारी बातें हम पढ़ा सकते हैं क्या? जो मतलब आपने जो याद किया है ना वो दूसरे को बताओ। मैं लिखता हूँ ना बेटा लेख, मैं 4 जनों को 4 बार पढ़ाता हूँ। तो अपनी गलतियां मुझे ना पढ़ने में समझ में आता है मेरी गलती कहाँ हो रही है, पढ़ने में कहाँ मैं अटक रहा हूँ। यहाँ पर उसने कहा महाराज ये तो नहीं आया इसमें, तो समझ में आया उसने बोला कि इसमें ये कमी है। जितनी मेहनत पढ़ने के लिए नहीं होती उससे ज्यादा पढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। हाँ, और एक बात, पढ़ने में जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उतने पढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। खुद को तैयार करना पड़ता है। तो ये तो हुई पढ़ने की अपनी एक व्यवस्था। अब ये पढ़ने के लिए जो वातावरण होता है वो मनोरंजक और शांत होना चाहिए। हाँ, आपने अगर किसी आंगनवाड़ी की टीचर को देखा हो तो सबसे अच्छा माहौल होता है। वो नाचेगी, कूदेगी, पत्थर फेंकेगी, वो स्लेट जो होती है ना उस पर वो बोर्ड्स होती है, वो ऊपर से एक गिराएगी, बोले एक, बच्चे जोर से चिल्लाते, बड़ा मजा आता है उनको। हंसते खेलते बच्चों की पढ़ाई होती है, वो कितनी देर पढ़ रही है क्या होगा उसका ध्यान ही नहीं रहता। तो एक तरीका है, माहौल जो है पढ़ाई का कभी भी गंभीर मत बनने दो। पढ़ाई को इतना टेंशन मत बना दो कि पढ़ाई बोझ लगे। यदि आपको संगीत का शौक हो तो ज़्यादा अच्छा है पुराना गीत या कोई शांत संगीत लगा दो, भले ही उसमें गीत ना हो, केवल संगीत हो। आजकल लिरिक्स भी मिलते हैं। म्यूजिक लिरिक्स यानी शब्द होते हैं। अच्छा, शब्द होते हैं, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, केवल उसमें आवाज नहीं होती, केवल म्यूजिक होता है। अब वो लगा लो शांति से मनोरंजक माहौल में। और एक बात, ज्यादा अच्छा है पानी किनारे बैठो, नहीं तो फिर पानी सामने रखकर बैठो, पढ़ाई ज्यादा होगी, याद ज्यादा होगा, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती और पढ़ाई ज्यादा होगी। पानी जितना पास में होगा पढ़ाई ज्यादा होगी। और यदि आपका त्याग नहीं है तो थोड़े थोड़े देर में पानी पियो। याद रखना, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कहिए, पृथ्वी पर पानी की मात्रा है 65% और भूमि की मात्रा है 35%। पानी का प्रमाण जितना ज्यादा होगा, पानी का जितना प्रमाण ज्यादा होगा बुद्धि उतनी अच्छी होगी। हाँ तो बैठो ना, 5 में महाराज जी ने पहले ही बोला था मेरा चतुर्मास अच्छा होगा। एक और बात, पानी मतलब भोजन की जो व्यवस्था है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या भी मालूम है, न माँ को पता, न बच्चों को पता, न खाने वाले को पता, न उनकी माँ को पता। आजकल खाने के नाम पर जितने तले गले पदार्थ, मिर्च मसाले के पदार्थ दिए जा रहे हैं, ये सब पौष्टिकता की हानि करने वाले। सचमुच बच्चों की पढ़ाई का विकास करना हो तो चाय, कॉफ़ी
इनका त्याग कराओ, इनको बढ़िया दूध दो। यदि दूध के साथ आप शतावरी दे सके बहुत अच्छी बात है, शतावरी नहीं है तो ब्राह्मी प्लस शंख पुष्पी इनको दे सके बहुत अच्छी बात है। जटामानसी बहुत सुंदर है, मालकाग्नि बहुत अच्छा है, मालकाग्नि के बीज तो आप आराम से खा लीजिए, अनाज है एक। इसके अलावा जो है एक बहुत अच्छी बात करो, बुद्धि का जो मतलब दिमाग का जो आकार है अंदर से, क्या बात है, देखा, भोजन में अखरोट को समाविष्ट कीजिए। बुद्धि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अपन चर्चा करेंगे मेमोरी बूस्ट करने के लिए हमारे भोजन में क्या अनिवार्य होने चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, चेन्नई में हमारे संघ से एक श्राविका जुड़ी, बड़ी बुजुर्ग है, कंचन बाई नाम है उनका, बड़ा मतलब संघ से बड़ा अथाह प्रेम था उसको। कंचन भाई बाकी बहन चेन्नई चेन्नई दूध की आइटम केला ती. तो बाकी बहन उसको जब भी देखा वो चौके में आके दूध की मिठाई बनाती थी। हमने उससे पूछा तो बोले मेरा पूरा बचपना और पूरी जवानी मेरी सुपार्श्वती माता जी के चरणों में गए। सुपार्श्वती माता जी के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, चलती फिरती सरस्वती थी। और बोले सुपार्श्वती माता जी के भोजन में जब कभी मिठाई बनी, वो मिठाई केवल दूध की बनी हुई मिठाई लेते थे उनके पास, कोई और प्रकार की मिठाई नहीं लेते थे। दूध की मात्रा जितनी व्यवस्थित होगी, हरी सब्जी की मात्रा जितनी व्यवस्थित होगी, उतनी बुद्धि का विकास होगा। इसलिए रोटी से सवाया डेढ़ा हरी सब्जी खानी चाहिए, मतलब रोटी से ज़्यादा हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। देखिए महाराज जी, फल में और सब्जी में थोड़ा सा अंतर है। आप रोटी के साथ फल नहीं खाते, रोटी के साथ आप सब्जी खाते। फल बीच बीच में आप लेते हैं तो अच्छी बात है। फल की मात्रा यदि आप अलग से लेते हैं तो खास तौर से स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, हाँ बेटा अंगूर है, केला है। केला एनर्जी बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। सेवफल है, सेवफल के लिए एक बात लिखी हुई है कि बिल्कुल नहीं, केवल डॉक्टर के हिसाब से नहीं, बुद्धि के हिसाब से बहुत अनिवार्य है। इन चीज़ों का व्यवस्थित सेवन करना चाहिए। भोजन में भी अधिक मसाले की चीज़ें, जितने फास्ट फूड्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनसे जितनी दूरी रख सको उतनी दूरी रखो। ये बुद्धि का ह्रास करने वाले, आपको लगता है पिज्जा बर्गर, ये आपको केवल आकर्षण करने वाले, वास्तविक एक घातक चीज है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि माँ का आलसीपना। माँ अन्नपूर्णा नहीं रही, बच्चे को पैसा दे दिया, जा बेटा तेरे को जो खाना है खा ले। अब जो खाना है खा ले बोलने के बाद वो बाहर जाकर के जो उसको आकर्षक लग रहा है, जिसमें कलरफुल है, डाले जाते, सोडा डाला जाता है उसको फुगाने के लिए, व्यवस्थित दिखाने के लिए। भोजन की मात्रा कम हो इसलिए मिठाई में शक्कर अधिक डाली जाती है, क्योंकि जितनी मिठाई में शक्कर अधिक होगी खाने की मात्रा कम हो जाएगी। तरीका ही है भोजन कम कराना है तुम्हारा। और इसलिए परिवार में एक समस्या पंक्ति में नुक्ती रहती थी, हाँ, उसमें शक्कर पंक्ति में नुक्ती होती है, शक्कर ज्यादा लगा देते। नुक्ती नहीं उठती ज़्यादा। नुक्ती उठेगी नहीं, बूंदी। बूंदी बूंदी सेव बूंदी। हाँ, तो ये एक सारी बातें बचना चाहिए। यदि जिनका त्याग नहीं है, जैसे हम लोगों के साथ तो एक बार भोजन का नियम है, जिनका त्याग नहीं, जैसे छोटे बच्चे, इनको 4 रोटी एक बार खिलाने की बजाय 1 रोटी 4 बार खिलाओ। 4 हिस्सों में, मतलब 4 रोटी को ही 4 बार में खिलाना है, एक एक करके रोटी खिलानी है। ये उसके बुद्धि की दृष्टि से बहुत सुंदर है, क्योंकि जितना पेट खाली रहेगा, मतलब मूलाचार में एक प्रकरण है, धौला में भी प्रकरण है कि पेट खाली रहना चाहिए। फिर इनको
एक टाइम नहीं, जिनको एक टाइम रहना बेटा उनके लिए भी तो लिखा है कि वो उनोदर करें। हाँ वो तो गैस आप देखो उनोदर तप के फल में सर्वार्थ में क्या लिखा है। गर्मी में कैसा, सर्दी में कैसा, सब दिया है। मतलब कम खाया और बाद में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि गैस ज्यादा पास खाने पर तो गैस की प्रॉब्लम होती है, कम खाने पर कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। अपच होगा, वो होगा। इतना ही कम नहीं खाना है कि हमारा शरीर ही ना चले। खाली पेट की वजह से माइग्रेन होता है, सर दर्द होता है। महाराज जी मैंने खाली पेट नहीं बोला है, हाँ तो कम खाने की वजह कम से- खाने का अर्थ खाली पेट रहना नहीं कितना होता। कम खाना है? आधी रोटी, एक रोटी कौन से कि पूरा दिन कम खाना है? कैसा भोजन करना चाहिए? माता जी स्पष्ट लिखा है 4 पार्ट करो पेट के, 1 पार्ट पानी खाना, 2 पार्ट एक पानी पार्ट खाली और रखना। 1 पार्ट खाली एक पार्ट रखना खाली चाहिए। रखना चाहिए। एकदम तो 4 ने खाली बोला है महाराज, 8 ने 12 ने खाली नहीं बोला। तो कई सारी बातें कही गई। भोजन में कुछ अनिवार्य चीजें होती है, जैसे घी रसायन है, आंवला बहुत सुंदर है बुद्धि की दृष्टि से, लौकी बुद्धि की दृष्टि से बहुत ग्रेट है। तो ऐसी चीजों का हम प्रयोग करें, इसलिए आप देखना प्राय करके लौकी के पराठे, लौकी का हलवा, लौकी के कोफ्ते, इस तरह के लौकी नाम से कितनी चीजें बन जाती है। आंवला के पराठे, आंवला के चावल, आंवला के अचार, आंवला का मुरब्बा। अच्छा एक बात याद आई, जो लोग कई तरह की औषधियाँ ले रहे हैं, आंवला का जूस भी तो बनता है। उसकी बजाय ज़्यादा अच्छा है वो आंवले का मुरब्बा ले। आंवले का मुरब्बे में यदि व्यवस्थित इलायची हो, होती है उसमें भी। व्यवस्थित इलायची हो, तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके बुद्धि के लिए एक सबसे अच्छी आप व्यवस्था इस शरीर को दे रहे हैं। आंवले के मुरब्बे की बराबर आप, मेरे को नहीं लगता कि आपके पास कोई इससे अच्छी चीज़ होगी। आजकल तो कई सारी चीज़ें आ गई, कॉम्प्लॉन वगैरह, बॉर्नविटा, कॉम्प्लॉन, कई सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है हम, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी, और इसके इसी तरह 2 महीने 1.5 महीने का सीजन होता है डिंगरी का, मोगरी, सोगरी सोगरी, मोगरी, डिंगरी, मूलाफली, कई नाम है उसके। यदि इसका प्रयोग करते हैं तो रक्त शुद्धि भी करती है और बुद्धि को तीव्रता से विकसित करती है। मोगरी हाँ, बहुत अच्छी है। मूली की फली। मूल की फली मूली की फली। बीच में ठहरता है। सियांग है। हाँ। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से बच्चों को शीर्षासन कराइए, यदि उम्र छोटी है तो ज़्यादा अच्छा है, शीर्षासन कराइए। यदि उम्र बड़ी है तो कम से कम पुरुषों को सिद्धासन और महिलाओं को सिद्ध योनि आसन करना चाहिए। बुद्धि की दृष्टि से पद्मासन, शीर्षासन, ताड़ासन, ये तीनों बहुत बहुत अच्छे हैं। भ्रामरी प्राणायाम बुद्धि को वर्धन करने के लिए सबसे अच्छा है। और निद्रा की बात करूं तो मेरा एक फार्मूला है अच्छे पढ़ाई का, अच्छा खाओ, अच्छा सो, तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। विद्यार्थी के लिए 8 से 9 घंटे की निद्रा लिखी हुई फिर महाराज जी श्वान निद्रा का क्या करेंगे? है। नहीं, मत करना अभी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। निद्रा अच्छी हो, और यदि आपको निद्रा कम करनी हो और शरीर को उतनी ही एनर्जी देनी हो जितनी आप एनर्जी 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे में लेना चाहते हैं, तो उसका तरीका है कि आधा घंटा आप शवासन से सो लो तो 6 घंटे की आपकी निद्रा पूरी होती है। शवासन की अभ्यास की स्थिति बननी चाहिए। और यदि बैठे बैठे सोने की आदत डाल सको तो ये आदत डालनी चाहिए अजपा जप में। ना इसको गूंगी कहते हैं, ना अजपा जप। जो शवासन का महत्व है वो अजपा जप का महत्व है। आपको इसके लिए, शवासन के लिए और इसके लिए खूब वीडियो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कैसे करना उसको बताने वाले, और आपके साथ साथ मतलब वो आपको बताते जाएंगे और आपको उस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उसको करना है। ऐसे वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। तो यदि आप ये करते हैं तो बहुत कम समय में
आप बहुत अधिक याद कर सकते हैं। ध्यान रखना, अनंत ज्ञान शक्ति स्वरूपो हम, ये मेरा सबसे बड़ा सूत्र है। मैं अनंत ज्ञान शक्ति से संपन्न हूँ, मेरे को अनंत से छोटा कुछ भी नहीं चाहिए, अनंत ज्ञान चाहिए। उस अनंत ज्ञान प्राप्ति के लिए जो छोटे छोटे पड़ाव हमारे हैं, उन छोटे छोटे पड़ाव में निराश न होकर के हम यदि विधिवत अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं इस विषय को आज पूरा नहीं कर रहा हूँ। आज की बात से मैं केवल आपसे प्रश्न जानना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर क्या जानना चाहते हैं, ताकि कल मैं इसका विस्तार कर सकूं। और कल अपन इस विषय को पूर्णता देंगे कि क्या खाए, कब खाए, क्यों खाए, कैसा खाए, ये भी विषय लेंगे। और कौन से आसन प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्रा बंद कर सकते हैं, वो देखें। इसके अतिरिक्त पढ़ाई की और भी विधियां अपन देखें। यदि आपके प्रश्न आते हैं तो मुझे उस प्रश्नों के आधार पर अपना विषय तैयार करने में सुविधा होगी, तो आप प्रश्न अवश्य भेजिएगा। आज इतना ही। ओम नमः।